नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी 2015 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2015 के प्रश्न पत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ। तो ये उस समय न्यूज में था, ठीक है, 2015 में। यह आपको नहीं भी आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यह गिनी, सिएरा लियोना और लाइबेरिया में यह चर्चा में था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है। आप थोड़ा सा इबोला वायरस के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में 2014 के प्रश्न पत्र में देख चुके हैं। कल ही हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, उसे पढ़ा था। ठीक है, तो आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, टारगेटेड ड्रग डिलीवर, ये सही है। दूसरा दिया है कि नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी कि जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। नो डाउट नैनो टेक्नोलॉजी की हानि भी है, हमने कल एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आप थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में फिर से पढ़ लीजिएगा। नैनो चिप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आइए पहले निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। देखिए, यह एक वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी है। यह दो उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम उपकरणों को एक दूसरे से संवाद, स्पर्श के साथ ही जल्द और आसानी से सूचना स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, जैसे बिलों का भुगतान, दस्तावेज, डेटों को समझना, ये सब चीज़ें आजकल दैनिक जीवन में इसका रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है, 4 सेंटीमीटर या उससे भी कम। आप लोग अगर ब्लूटूथ वाला हेडफोन यूज करते होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए हम अपना पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा दिया है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन उन युक्तियों यानी डिवाइसेज द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो। अभी हमने देखा 4 सेंटीमीटर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है हम लोगों का, संवेदनशील सूचना भेजते समय नियर फील्ड कम्युनिकेशन कोडिंग का इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ ही लेते हैं। देखिए, रिमोट सेंसिंग दूर से वस्तुओं या क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विज्ञान है। अतः दूर संचार तथा आयात से इसका संबंध नहीं है। यातायात से इसका संबंध नहीं है। सर्वाधिक व्यापक दूर संवेदी प्रणाली प्रतिबिंबित दृश्य प्रकाश विकिरणों के साथ साथ अवरक्त पराबैंगनी तथा माइक्रोवेव तरंगों को भी माप सकते हैं। बिना प्रत्यक्ष संपर्क इसके माध्यम से पृथ्वी की जानकारी जैसे कि फिनोलॉजी मतलब वनस्पति फसल की उपज का आकलन, भूमि और समुद्री सतह का तापमान क्या है इसका आकलन, भौम जल संसाधनों तथा खनिजों का अन्वेषण, समुद्री जल की लवणता तथा पानी की गुणवत्ता, सिंचाई निगरानी, सूखा निगरानी, बाढ़ के दौरान जो जोखिम क्षेत्र हैं उनका मानचित्रण करना, आर्द्र भूमियों का मानचित्रण करना, भूमि का किस तरह से उपयोग किया जाए इसका मानचित्रण करना, ये सब इसके कार्य हैं। ठीक है, तो आइए अब अपना स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया है, फसलों की उपज का आकलन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है, भौम जल स्थान निर्धारण यानी कि ग्राउंड वाटर का कहाँ पर है इसके बारे में पता लगाना, यह भी सही है। तीसरा दिया है, खनिज का अन्वेषण, ये सही है। चौथा दिया है, दूर संचार, ये गलत है। और
पांचवा दिया यातायात का अध्ययन, ये भी गलत है, हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो देखिए H1N1 ये जो है ये स्वाइन फ्लू के बारे में किया गया था इसका, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और इस तरह के जितने भी विषाणु न्यूज में आते हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसी से काम हो जाएगा। इसके साथ ही आप H5N1 के बारे में पढ़िएगा, ये बर्ड फ्लू के बारे में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है भारतीय रेल के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। आइए थोड़ा सा बायो टॉयलेट्स के बारे में जानते हैं। देखिए बायो टॉयलेट जो हैं ये भारतीय रेल तथा DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यात्री डिब्बों के लिए पर्यावरण अनुकूल जैव शौचालय अभिनव तथा प्रौद्योगिकी का एक स्वदेशी मॉडल है। जैव शौचालय को शौचालयों के नीचे बनाया जाता है और उनमें छोड़े गए मानव अपशिष्ट को अवायु जीवाणुओं द्वारा पानी मीथेन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं तथा क्लोरीनीकरण के पश्चात गंदा पानी ट्रैक पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब आइए अपना विकल्प देखते हैं। इसमें पहला दिया है जैव शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है, स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है इस अपघटन के अंत में उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं, यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है इन्फ्लुएंजा सेल जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है और कौन सा सही है ये बताना है। तो आइए पहले फ्यूल सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ईंधन सेल एक उपकरण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह धनावेशित आयन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक एजेंट O2 का उपयोग करता है। ध्यान रहे ये बैटरी से भिन्न होता है क्योंकि इन्हें ईंधन की निरंतर आपूर्ति आवश्यक होती है। अगर ईंधन सेल की बात करें तो यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित करने में उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ईंधन सेल भी बैटरी की तरह डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, फ्यूल सेल का उपयोग लैपटॉप कंप्यूटर जैसे छोटी इकाइयों के लिए भी किया जाता है। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के रूप में हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में से एक है। बनाने की प्रक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन के प्रकार ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। तो देखिए जो ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं वो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन में कोयले का उपयोग करते हैं, ग्रे हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं और ब्लू हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं जैसे कार्बन कैप्चरिंग वगैरह। ठीक है, अब आइए अपना विकल्प देखते हैं। दिया है यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करते हैं। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, ये सही हो जाएगा हम लोग का। दूसरा दिया है कि फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जाता है किंतु लैपटॉप कंप्यूटर जैसी छोटी इकाइयों के लिए नहीं, इसके लिए भी किया जाता है, स्टेटमेंट गलत है। तीसरा दिया है फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा यानी AC के रूप में विद्युत उत्पन्न करता है। AC नहीं DC डायरेक्ट करंट के रूप में करता है जैसे कि बैटरी करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा A। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने UPSC 2015 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देख लिया। अब कल हम UPSC 2016 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।